चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हमारे पास 4 मेथड है। पहला मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है बात? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर फॉर्मूले हमारे कवर हो जाते हैं। देखो, पहले एक चीज देखो, यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड में निकलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकलेगी गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। अब सर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या? सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर जितने सालों का प्रॉफिट दिया उसको ऐड करो, लॉस हो तो डेफिनेटली लेस होगा, क्योंकि लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट हम कहते हैं। तो जितने सालों के प्रॉफिट गिवन हो उनको ऐड करो और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग चीज होती है। ठीक है। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, 3 का ऐड करके 3 से डिवाइड करो। 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, 5 सालों का प्रॉफिट ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा बिजनेस पे इन्वेस्टेड है। वैसे तो देखो हमारे इसमें कैलकुलेशंस में हमारा काम हो जाता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके, बट एग्जैक्ट आप देखो, या फिर सीधे आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है। बट एक्चुअली में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, क्योंकि यहाँ क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज वगैरह का जनरली देता नहीं है अलग से, बट दे दे तो तुम स्पेसिफिक ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी दे रखी है सिर्फ, तब तो असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देना, बट अगर लाइबिलिटी में बाइफरगेशन दे रखा है नॉन करंट और करंट का, तो ध्यान रखना नॉन करंट लाइबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगी। और इसका एक और फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। याद है ना? तो ये है आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला, बट इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो फिर हम सीधे यही लगा के चल जाते हैं आगे। ये भी बात वही है। ठीक है, हो गया ना इसका। अब कैपिटलाइजेशन के अंदर बात करें तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो बहुत सिंपल सा है। क्या करना है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR का मतलब रह गया, NRR मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इस तरह की इंडस्ट्री में जनरली कितना % का रिटर्न हम अर्न करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैपिटलाइज करके वैल्यू निकालनी है गुडविल की। तो सर फॉर्मूला ध्यान से देख लेना एक बार। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 माइनस एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR को अपन क्या कहते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ये सुपर प्रॉफिट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, ये तो खैर वैसे सिंपल है, तो इतना तो बहुत इजीली आपको ध्यान रह जाता है। वेटेड एवरेज जनरली देता नहीं है, बट दे भी दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना क्या है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है ही सही। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? वेट का मतलब क्या? प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। सर कैसे? जैसे मान लो 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 10,000, 20,000 और 30,000। तो करंट ईयर जो सबसे पास का ईयर हो, जैसे मान लो सर ये दिया हुआ है 2022 का, ये 2021 का और ये 2020 का, तो जो सबसे पास का ईयर हो, अगर वेट उसने दे रखे हैं तो वो वेट मानेंगे। नहीं दे रखे तो सर जो सबसे पास का ईयर है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, और जो जितना दूर का है उसको उतनी कम इंपॉर्टेंस। तो दूर वाले को 1, 2, 3। अमाउंट इंटू वेट, ये वेट हो गया, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट इंटू वेट क्या निकल गया? प्रोडक्ट 10,000, 40,000 और 90,000। ये हो गया प्रोडक्ट का टोटल 140, ये हो गया वेट का टोटल 6। 140 डिवाइड बाय 6 एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया।
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल निकल गई। कोई दिक्कत इतनी बात में? क्लियर है पूरा कंसेप्ट? ठीक है। अब मुझे लगता है ये आएगा आपके इस साल एग्जाम में। थोड़ा इंट्यूशन मेरा कहता है कि यही बनना चाहिए। वैसे अगर ये आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी इसमें। पर एक चीज़ है, ये एपी एनपी वगैरह ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, पूरा इनका नाम लिख के आना, एपी एवरेज प्रॉफिट। और अगर आप एपी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ ऊपर जहाँ फॉर्मूला लिखो वहाँ नोटिंग्स डालो, हियर एपी इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एनपी इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि जैसे अपन एज्यूम करते हैं ना एक्स इक्वल्स टू दिस, तो वो एक्स की जगह हमने क्या एज्यूम किया, एवरेज प्रॉफिट को एपी एज्यूम किया। तो अगर ऐसे शॉर्ट में लिखना है तो ऊपर पहले उसको नोटिंग सारी पकड़ा दो कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। चलो अब बात करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट पे। देखो अब एवरेज प्रॉफिट में बेटा होगा क्या, जनरली आपको है ना एक वो टेबल बनानी पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट देगा ही देगा। 3 नंबर में बहुत छोटा सा तो डालेगा नहीं। तो आप क्या करना सर, सबसे पहले तो जितने सालों का प्रॉफिट गिवन हो उतने साल टेबल में बना देना। जैसे सर मान लो 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 साल यहाँ पे ले लेना। ठीक, यहाँ लिखना सबसे पहले प्रॉफिट जो आपको गिवन हो वो यहाँ लिख देना। अब इसमें हम एबनॉर्मल क्या जोड़ते हैं, लॉस या गेन, लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देना रेस्पेक्टिव ईयर में जिस साल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल गेन माइनस कर देना जिस साल में हुआ है उसी रेस्पेक्टिव ईयर में। एक होता है रिकरिंग इनकम, रिकरिंग इनकम सर फ्यूचर में जो इनकम अब हमें बार बार हर साल होने वाली है उसको सभी सालों में ऐड किया जाता है। और रिकरिंग लॉसेस को, रिकरिंग लॉसेस मत करो, रिकरिंग एक्सपेंसेस कह दो ज़्यादा बढ़िया। रिकरिंग एक्सपेंसेस को हर साल में लेस कर दिया जाएगा क्योंकि अभी फ्यूचर के हर प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाला है। इतनी बात समझ आ गई? तो सिंपल सी बात है। अब इसमें हमारे 2 एडजस्टमेंट आते हैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक वाला, क्लोजिंग स्टॉक कह लो या ओपनिंग स्टॉक कह लो, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला, और एक कंसेप्ट आता है वो गलत ट्रीट करने वाला। उसमें मेजरली तो देखो यही बनता है कि हमने एक असेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। देखो जो गलती की है उसको सुधारने के लिए उसको उल्टा करना पड़ता है। आपको क्या कहा क्वेश्चन में कि देयर इज अ ऑफिस एक्सपेंस, एक काम करो ऑफिस इक्विपमेंट ले लेते हैं। देयर इज अ ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹1 लाख परचेज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सर यहां इस साल हमने खरीदा है, रॉन्गली डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो सर कॉमन सेंस भी आप लगा लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट असेट है या खर्चा है? असेट कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में। और ऑफिस गलती से तुमने क्या करा, 1 लाख का असेट था तो बैलेंस शीट में ले जाना चाहिए था, बट गलती से तुमने कहां डेबिट कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस में। या लिखा हो गलती से, या लिखा हुआ रॉन्गली डेबिटेड टू P&L अकाउंट, या रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो समझ जाना मतलब क्या, P&L में डाल दिया। सर बिना बात का एक्सपेंस डाल दिया ना आपने 1 लाख रुपए का, ये एक्सपेंस था क्या? नहीं था ना। तो अगर आपने गलती से एक्सपेंस बुक कर दिया 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट क्या बढ़ेगा कम होगा? गलत खर्चा डालोगे तो प्रॉफिट कम होगा ना। तो सर आपने सेकंड ईयर का प्रॉफिट जानबूझ के, मतलब जानबूझ के तो नहीं कहूंगा, गलती से आपने सेकंड ईयर का प्रॉफिट गलती से 1 लाख रुपए क्या कर दिया? कम। तो सही प्रॉफिट लाने के लिए क्या कर दो? उल्टा कर दो, ऐड कर दो। तो यहां पे हम कर देंगे इसको ऐड। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? अब सर क्योंकि आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा हर साल? नहीं लगाया, नहीं लगाया। जबकि अगर सर ये असेट माना जाता, जो कि मानना चाहिए था, तो सर हर साल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसका वैल्यू कम होता। और सर क्योंकि बिगिनिंग में खरीदा है इसलिए यहाँ पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और आगे तो लगना ही है। यहाँ मिड में खरीदा होता तो जितने महीने काम में लेते 6 महीने, मान लो 1 जनवरी को खरीदा होता तो 3 महीने, 1 फरवरी को खरीदा होता तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगता। ठीक है, तो सर क्योंकि बिगिनिंग में खरीदा
तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। एंड में खरीदा होता तो यहाँ नहीं लगता क्योंकि इस साल काम नहीं आई, यहाँ लगता और यहाँ लगता। क्लियर है बात? तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस। अब SLM WDV तो पता है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपए पे, और WDV मतलब इस साल जो वैल्यू थी उसमें इस साल जो डेप्रिसिएशन लगा उसके बाद जो वैल्यू बची, रिटर्न डाउन वैल्यू जो बची, उस पे अगले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है बात सारी अच्छे से? तो ये समझ आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि ये तो आएगा ही आएगा और उसमें भी यही आएगा। तो आप इसको ऐड करना और बाकी हर साल में फिर डेप्रिसिएशन माइनस करना। इसका उल्टा भी आ सकता है बट जनरली थोड़ा सा चांस कम होता है। सर क्या उल्टा लिखा हुआ है? सर ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ₹1 लाख रॉन्गली बुक्ड या रॉन्गली डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो सर एक्सपेंस था 1 लाख रुपए का और गलती से आपने उसको क्या मान लिया? एसेट मान लिया। एक्सपेंस था 1 लाख का, गलती से क्या मान लिया? एसेट। जब आपने एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं माना तो 1 लाख रुपए का अगर आप एक्सपेंस डालते तो प्रॉफिट कम होता, बट आपने एक्सपेंस डाला ही नहीं तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है? ज्यादा। तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम। तो या तो आप एक याद रख के उसका उल्टा कर सकते हो कि इधर ऐड था तो इधर हो जाएगा लेस, और इधर माइनस माइनस थे तो ये सब यहां हो जाएंगे प्लस प्लस प्लस। ठीक है? और कॉमन सेंस पे चलो, तो कॉमन सेंस पे क्या हो गया? सर 1 लाख का एक्सपेंस आपने नहीं डाला तो एक्सपेंस डालोगे तो प्रॉफिट उस साल का क्या हो जाएगा? कम, इसलिए उस साल का प्रॉफिट कर दिया कम। और क्योंकि एक्सपेंस था इसलिए किसी भी साल डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था, और आपने तो असेट मान के असेट बुक किया तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाया होगा। तो जो डेप्रिसिएशन आपने हर साल लगाया है उसको हटाओ। डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना प्रॉफिट में, तो माइनस करा है आपने हर साल तो उसको उल्टा कर दो, ऐड कर दो। तो इसीलिए ये डेप्रिसिएशन क्या हो गया? ऐड। आगे लिख देना जो भी तुम्हारा हो कि असेट रॉन्गली ट्रीटेड टू रेवेन्यू या एक्सपेंसेस रॉन्गली ट्रीटेड टू असेट, जो भी हो यहाँ लिख देना। उसके बाद यहाँ डेप्रिसिएशन लिख देना और ये ट्रीटमेंट कर देना। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देख लो, वो एडजस्टमेंट भी मुझे लगता है शायद दे इस साल वो आपको, स्टॉक वाला। तो पहली बात तो मेरी ये समझो, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन है, ठीक है? वो आपको, जैसे मैंने आपको बोल, इसको मैं ईयर डाल देता हूँ यार, 2019-20, 2021 और 21-22, ठीक है? सर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019-20, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1920 was overvalued by 10,000, ठीक है? अब समझो सबसे पहले मेरी बात, सर 2019-20 का क्लोजिंग क्या बाय डिफॉल्ट अगले साल का ओपनिंग बनेगा? नहीं बनेगा। तो सर यहां का क्लोजिंग और यहां का ओपनिंग, ठीक है? अब सर अगर आपको उसने ये बोला होता ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2021 was overvalued by 10,000, तो भी मतलब यही होता। सर क्यों? ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2021, सर 2021 का ओपनिंग, यहाँ का ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल की बात, तो सर जो 1 अप्रैल का स्टॉक है वही तो जस्ट प्रीवियस दिन 31 मार्च का भी होगा। तो यहाँ का ओपनिंग मतलब यहाँ का क्लोजिंग। तो हमेशा जिस साल में कर रहे हो उसमें और उसमें आगे नहीं जाता, ऐसे चेक करना पहले ढंग से। वैसे ओपनिंग स्टॉक का देता नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक का ही देता है जनरली तो, ठीक? बट अगर वो ओपनिंग स्टॉक का दे तो पहले पकड़ लेना क्लोजिंग कौन सा और ओपनिंग कौन सा। और ट्रीटमेंट ओपनिंग पे नहीं, ट्रीटमेंट हम क्लोजिंग पे लगाएंगे, क्योंकि ओपनिंग में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा, ओपनिंग पे मत लगाना। जैसे यही दिया हुआ है आपको, ये लो, इसी को पकड़ते हैं अपन, देगा वैसे वो क्लोजिंग का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2021 दिया हुआ है, तो मैंने क्या देखा? सर 2021 का ओपनिंग, 2021 का ओपनिंग मतलब यहाँ का ओपनिंग, तो क्लोजिंग किसका होगा? इसका। तो मैंने अपने मन से क्वेश्चन को चेंज कर लिया, ये लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1920। क्लोजिंग स्टॉक पे दिमाग लगाना इजी है ओपनिंग के मुकाबले,
चले आगे। अब देखो क्या बोला सर, 2019-20 का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड। तो सर क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट साइड में। जितना ज्यादा यहां का टोटल होगा उतना ज्यादा बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इधर का टोटल ज्यादा, वही टोटल इधर, और उसी टोटल में से वो आइटम माइनस होगा तो ज्यादा आएगा ना। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, मतलब यहां पे ज्यादा है, तो यहां पे बैलेंसिंग भी क्या निकल रही है, ज्यादा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है, तो सही करने के लिए क्या करें, कम। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला ईयर में कर दो कम, तो यहां कर देना माइनस, और इसका उल्टा यहां कर देना प्लस। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, अंडर वैल्यू वाला ले लेते हैं। वो जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उसमें लिखवा भी रखा है मैंने। सर देखो देगा क्लोजिंग स्टॉक भी जनरली वो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 was undervalued by 25,000। अब लगाओ दिमाग, देखो क्या बोला सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 का क्लोजिंग मतलब इसके आगे वाले का ओपनिंग, ट्रीटमेंट क्लोजिंग पे लगाएंगे। सर क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, कम, ये कम, तो बैलेंसिंग भी क्या आएगी, कम। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका क्या आ रहा है, कम। कम आ रहा है तो क्या कर दो, बढ़ा दो। तो क्लोजिंग वाले में कर दो ऐड, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, लेस। क्लियर है बात, क्लियर है बात, लिखवा भी रखा है, बस खत्म। अब क्या करना है, अब इनको प्लस माइनस करना, अब इनको प्लस माइनस करना, और उसके बाद जो प्रॉफिट आया 1, 2, 3 साल का है हमारे सामने, तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका आंसर निकल गया। यहां वेटेड एवरेज होता तो पहले यहां तक करते, फिर इसको वेट देते, पुराने वाले को 1, इसको 2, इसको 3, अमाउंट इनटू वेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो ये तीनों को ऐड करते, टोटल प्रोडक्ट आता, डिवाइड बाय वेट, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता। पर जनरली वो मेरे को लगता है कि ये देगा शायद, तो ये प्रोडक्ट का तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात यहाँ तक की सारी। ये आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है पूरा का पूरा खत्म।